हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एमए मास्टर इन हिस्ट्री, MHI 03 कोड है आपका। उस पर हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर सामान्यीकरण। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सामान्यीकरण होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या क्या है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ चले जाइए, उसको देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि सामान्यीकरण से जुड़ी आपत्तियां क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, और सामान्यीकरण की भूमिका क्या होती है। हम क्यों सामान्यीकरण पढ़ते हैं या सामान्यीकरण क्यों किया जाता है, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। जनरली सॉरी, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि रोल ऑफ द जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण की भूमिका क्या होती है इतिहास लेखन में। अक्सर उस पर क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं भी आए, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपको मार्क्स उठाने हैं, तो आपको क्रिटिसिज्म हर चीज़ में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका क्रिटिसिज्म है, पहली आपत्ति इस अवधारणा पर आधारित है कि तथ्यों को सामान्यीकरण से अलग करने की आवश्यकता है और सामान्यीकरण को तथ्यों से निकालना चाहिए। इस आपत्ति का हम जवाब दे चुके हैं। मतलब ये जिन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया, जिन्होंने ये आलोचना की, उन्होंने बोला कि तथ्य को सामान्यीकरण से अलग कर देना चाहिए। तो फिर फ्रेंड, अगर क्या तथ्य को सामान्यीकरण से अलग कर देंगे तो फिर सामान्यीकरण का मतलब ही क्या रह गया, या फिर तथ्य का क्या मतलब रह गया। सामान्यीकरण कहता ही है कि तथ्यों को अलग अलग डाइवर्स हैं, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना ही सामान्यीकरण होता है, ताकि लोगों को आसानी से उसके बारे में बताया जा सके। जब दोनों को आप अलग कर देंगे तो क्या आप लोगों को वो चीज़ कन्वे कर पाएंगे, अपनी बातें बता पाएंगे जो आप बताना चाहते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड आता है, कहा जाता है कि हर घटना अद्वितीय होती है और अपना अलग स्वरूप होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज परमाणुवत है, मतलब कि उसमें सिंगल चीज़ें होती हैं, सब यूनिक होता है और किसी एक रूपता का अनुसरण नहीं करता। लेकिन तथ्य है कि अनोखेपन की भी तुलना की आवश्यकता होती है। हम किसी के मतलब उन्होंने बोला कि सब हर कोई अपनी अलग विशेषता के साथ होता है, हर कोई हर किसी का रोल अलग होता है, तो कोई किसी के बराबर नहीं होता, सब लोग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिसिज्म था, अगर हम इसको देखें तो कोई किसी से अलग है ये कैसे पता चलता है। ऑब्वियसली अगर आपको बताना है कि ये बहुत अलग है तो आपको किसी के साथ कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, तुलना तो करना पड़ेगा ना। अब अगर आप किसी ने बोला कि सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं, तो आपने वो निष्कर्ष कैसे निकाला कि वो विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं। जाहिर सी बात है कि आपने कंपेयर किया होगा। जब आप कंपेयर करेंगे तभी आप तुलना करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप कंपेयर करने लगते हैं, सामान्यीकरण वहीं शुरू हो जाता है। तो किसी की यूनिकनेस तभी पता चलती है जब आप कंपेयर करते हैं, और कंपेयर जहाँ पर भी आएगा सामान्यीकरण अपने आप आ जाता है। किसी के यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी के अनोखेपन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी तुलना किसी ऐसी चीज़ से न करें जिसे हम जानते हैं, अन्यथा अनूठा अज्ञेय है और अकल्पनीय है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद थर्ड है, अधिकांश आलोचक वास्तव में उस सामान्यीकरण को लक्ष्य बनाते हैं जो पूर्व निर्धारित किस्म के होते हैं और ऐतिहासिक यथार्थ पर थोपे हुए देखते हैं। ऐसे आलोचक गलत नहीं हैं। कई इतिहासकार सामान्यीकरण को दावे की तरह रखते हैं और यह मान लेते हैं कि वह सिद्ध हो चुका है, जबकि उसे सिद्ध किया जाना होता है। इसी इसी तरह कई सामान्यीकरण पर्याप्त ढंग से प्रमाणित नहीं होते। अनेक तो तथ्यों, संबंधों और कार्य कारण के प्रति साधारणीकरण पर आधारित होते हैं। कुछ सामान्यीकरण तो एकदम अटपटे होते हैं। तो देखिए, ये बताने की बात हो रही है कि वो सामान्यीकरण को लक्ष्य बनाते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान्यीकरण अच्छे नहीं होते, कुछ सामान्यीकरण तो बहुत अटपटे होते हैं। जिस इतिहासकार की जैसी मर्जी होती है वैसे सामान्यीकरण रख देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसी आपत्तियां जो होती हैं
ये क्रिटिसिज्म आप कह सकते हो कि ऐसे होते हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म उन्हीं चीज़ों पे लागू होते हैं जो वैज्ञानिक ढंग से नहीं किए गए हैं। अब कोई नौसिखिया इतिहासकार हो या कोई नया हो जो अटपटे मन से या अवैज्ञानिक तरीके से सामान्यीकरण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी कमियां निकलेंगी। और ये सिर्फ सामान्यीकरण की आलोचना नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में आप देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं की जा रही है, वैज्ञानिक ढंग से नहीं की जा रही है, प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये सामान्यीकरण की विशेष आलोचना के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में जो आलोचना होनी चाहिए वो इस बात पे होनी चाहिए, या प्रश्न इस बात पे उठना चाहिए कि सामान्यीकरण कैसा होना चाहिए। सामान्यीकरण को स्पष्ट होना चाहिए ताकि उस पर खुली बहस हो सके। एक इस पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। दूसरा, प्रमुख समस्या सामान्यीकरण के स्तर और प्रकार को लेके है। कैसा स्तर होना चाहिए, किस प्रकार का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, कैसा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी रेज्ड ऑन दैट बेसिस। उसके बाद किसी सामान्यीकरण की वैधता या प्रयोगात्मक स्वरूप का सत्य और उसे वैध करार देना कि क्या सही है, कैसे सही है। इस चीज़ के लिए जो प्रमाण इस्तेमाल किए गए हैं, जो एविडेंस यूज किए गए हैं, उन पे बहस होनी चाहिए। तो एक्चुअल में जो क्रिटिसिज्म है, जो क्वेश्चन रेज किया जाना है, वो इन सब पे किया जाना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम सामान्यीकरण की भूमिका, द रोल ऑफ जनरलाइजेशन। पहला क्या होता है, पहला रोल ये हो सकता है कि बहुत सारे आपने देखा कि उपयोग क्या था। अब हम यहाँ भूमिका की बात करेंगे। हम देखते हैं कि सारे जो डेटा होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। आपने आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना, सही ढंग से उन्हें लाना, उन्हें समझना, वो सारा काम सामान्यीकरण का होता है, जनरलाइजेशन का होता है। ये पहला रोल तो यही होता है। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आपने कहीं पे खुदाई की तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो क्या आप जनरली ऐसे ही देखते ही अनुमान लगा लेंगे? अनुमान तब लगाया जाता है उस सिविलाइजेशन के बारे में, उस सभ्यता के बारे में तब पता चलता है जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हो, जनरलाइज करते हो, सामान्यीकरण करते हो, उसे ग्रुप में डिवाइड करते हो, सीक्वेंस में अरेंज करते हो, तब आपको पता चलता है। तो पहला ये। दूसरा, वह इतिहासकार की अभिकल्पना को पैना करता है या उसकी दृष्टि को व्यापक बनाता है। वह लगातार बढ़ रहे यथार्थ के क्षेत्र को समझने की उसकी दृष्टि या क्षमता बढ़ाता है और अधिकाधिक जटिल अंतर संबंध तैयार करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप जनरलाइज करते हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ का सामान्यीकरण करते हो, उससे जो इतिहासकार होता है वो समझने की कोशिश करता है और ब्रॉड में समझने की कोशिश करता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपने निकाला, जैसे चलिए इंडस वैली को हम अगर एक बार को छोड़ दें, यार अगर मैंने उसका एग्जांपल लिया था, चलिए उसी का फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखा गया कि रोड के पीछे नाले बने हुए थे और वो ढके हुए थे। हमने ये देखा। अब हमने ये देखा, अगर सामान्यीकरण नहीं हुआ होता, हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या बाकी सिविलाइजेशन से जोड़ के नहीं देख पाते या कंपेयर करके नहीं देख पाते, तो हम कैसे कंक्लूजन निकालते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक महान सिविलाइजेशन था, सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें अरेंज थी। और यहीं पे ये जो इतिहासकार होते हैं उनके वो नज़र को पैना करता है या उनके दृष्टि को व्यापक बनाता है। वो ये समझ लेते हैं कि हाँ, वैज्ञानिक ढंग से काम होता रहा होगा, वहाँ के लोग बहुत सिविलाइज्ड होंगे, वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। तो आप और आगे की सोचना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने उसको अरेंज कर लिया है, सीक्वेंस को आपने चीज़ों को सीक्वेंस में ला दिया है। अब जैसे हमने देखा कि अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का जो महल था उनका इतना भव्य था कि उसकी तुलना यूरोप के या यूनान के महल से की जा सकती थी। अब उस चीज़ को जब हमने देखा, हमने कंपेयर किया, उसका सामान्यीकरण कर दिया, तो हम इसकी बात की उम्मीद कर सकते हैं या हम अपनी दृष्टि इस बात पे ले जा सकते हैं कि हाँ, जो मगध एम्पायर था या मौर्यन एम्पायर था वो कितना विशाल और कितना वैभवशाली रहा होगा। तो सामान्यीकरण आपकी नज़र को और
पैना कर देता है, आपके दृष्टिकोण को और बढ़ा देता है। थर्ड है, वह इतिहासकार को निष्कर्ष निकालने, कार्य कारण संबंध और परिणामों तथा प्रभावों की श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम बनाता है। सामान्यीकरण होता है तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अच्छा अभी जो 2 एग्जाम्पल हमने देखा उसमें भी एग्जाम्पल निकल रहा था कि ओके ऐसा हुआ था, इसका मतलब ऐसा रहा होगा। और कार्य कारण संबंध हम आगे देखेंगे तो हो सकता है अगले चैप्टर में या आगे, ये चैप्टर है, टॉपिक है कार्य कारण संबंध, मतलब कि जो कार्य हुआ है उसका कारण क्या था, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। अब हमने देखा कि मुगल जो मौर्यन एम्पायर जो था उसका जो महल था इतना भव्य था। इतना भव्य क्यों था? हमने देखा कि मगध जो था इतना शक्तिशाली क्यों बना। जब हम नॉर्मलाइज करते हैं या सामान्यीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा इसके पीछे रीज़न था कि क्योंकि वो जंगल वहाँ पे बहुत पाए जाते थे, तो वहाँ पे जानवर, हाथी, घोड़े और लकड़ियाँ पाई जाती थी, और वहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत पाए जाते थे, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं थी। तो हम निष्कर्ष में निकाल लेते हैं, कार्य कारण संबंध को भी समझ लेते हैं कि अच्छा ये कार्य था तो इसका कारण ये रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिक सटीक कहें तो सामान्यीकरण इतिहासकारों को नए तथ्यों और स्रोतों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, एक पॉइंट उठता है कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो आप उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ओके अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, ये नहीं रहा होता तो क्या रहा होता। तो इससे जो इतिहासकार होते हैं वो नई नई फिर से चीज़ें खोजना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण इतिहासकारों को पुराने और जाने पहचाने तथ्यों के बीच नए संबंध कायम करने में भी मदद करता है। जब हम कहते हैं कि इतिहासकार ने पुराने तथ्यों पर नया प्रकाश डाला है तो हमारा तात्पर्य यही होता है कि इतिहासकार ने सुपरिचित तथ्यों को समझने के लिए नए सामान्यीकरण किए हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि आपके पास जितने भी डेटा हैं आपने उनको सामान्यीकरण कर लिया है, आपने उन्हें समझने की कोशिश की है। उस समझने की कोशिश में कभी कभी ऐसा होता है कि आप नए तथ्य की भी खोज कर जाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन हमने जब खोजना शुरू कर दिया, हमने उन्हीं तथ्यों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया, तो हमें लगा कि नहीं, अगर बाहर से आए थे तो कहाँ से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो यहीं के रहे हों। तो हमने नए सिरे से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और हमने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। तो आप पुराने और नए के बीच में संबंध कायम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा, हमने बात की थी, मतलब इतिहासकारों ने बताया था कि यमुना नदी सरस्वती नदी का जो वर्णन है वो वैदिक में भी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है। तो क्या ये जो सरस्वती नदी है ये क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सरस्वती नदी जो प्रयाग में आप कहते हो कि अदृश्य है, वहाँ तो ऐसी कोई एविडेंस दिखे नहीं, ना ही वहाँ उस समय बात हुई थी। तो हमने देखा कि वहाँ बात हुई है, तो हमने खोजना शुरू कर दिया कि अगर बात हुई है इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ तक फैला था वहीं कहीं पे वो नदी रही होगी। तो हमने सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि अच्छा हरियाणा के और राजस्थान के बीच में वो नदी पहले बहती थी, जिसका सोर्स अभी फिर से खोज लिया गया है। तो वही होता है कि पुराने और नए के बीच में आप सामंजस्य बैठाते हैं। उसके बाद हम आगे देते हैं, नेक्स्ट है, सामान्यीकरण इतिहासकारों को अनुभववाद और अक्षरशः अनुसरणवाद से बचाता है, अर्थात स्रोतों को उसके पूर्ण स्वरूप और अक्षरशः अर्थ में लेने से बचाता है। इस मीन्स कि आपने जो तथ्य देखा, अगर सामान्यीकरण नहीं हुआ होता तो आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, एक तथ्य होता, आप सीधे उस पर बिलीव कर जाते हैं। सामान्यीकरण आपको तर्क प्रदान करता है, आपको बहस करने के लिए प्रेरित करता है, सोचने और समझने के लिए उकसाता है कि नहीं, जो तथ्य दिए गए हैं उस पर आप समझिए। उदाहरण के लिए, विदेशी शासक और उसके जीवन काल के दौरान विदेशी पूंजी के प्रभाव पर दादा भाई नौरोजी का वक्तव्य। उन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। सामान्यीकरण का प्रयोग किए बिना इस वक्तव्य को उनके ऊपरी अर्थ में लेने की प्रवृत्ति होती, जिसमें हम उन्हें क्रमानुसार एक के बाद एक उद्धृत करते जाते। मतलब हम सिर्फ एक नॉर्मल ले लेते हैं, हाँ ठीक है उन्होंने एक थ्योरी दी, वो हो गया। लेकिन जब आप सामान्यीकरण करते हैं तो आप उसके कार्य कारण संबंध को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर हुआ तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विश्लेषण करना शुरू कर जाते हैं। तो यही है कि सामान्यीकरण की भूमिका कहाँ तक बढ़ जाती है।
उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लेना, उसी चीज़ को बस एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण किसी इतिहासकार को यह क्षमता प्रदान करता है कि वह लगातार जान सके कि वह क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। जब आप किसी को नॉर्मलाइज करते हो तो आप एक टॉपिक लेते हो, फिर सब टॉपिक लेते हो, फिर उसको अलग अलग टाइटल में मानते हो कि हाँ मैं ये इसको इस खोज में रख रहा हूँ, इस खोज का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो आप खुद को समझ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आप तथ्य, आपके पास तथ्य बहुत थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का बार बार एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी नहीं थी, हम सिर्फ, और जो भी इस समय मौजूद हैं उनमें से किसी ने नहीं देखा था, और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा खाका तैयार कर दिया, पूरा का पूरा लेआउट बना दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एविडेंस, तथ्यों के आधार पे, डेटा के आधार पे। तो वो बेस्ट एग्जांपल है। तो आपके पास बहुत सारे तथ्य थे, लेकिन आप अगर उन्हें आप सामान्यीकरण नहीं करते तो आप कैसे करते थे कि वो उनका जो कल्चर था वो कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ट्रेड कैसा होता था। तो आपने उनका सामान्यीकरण किया, आपने उन्हें टाइटल दिया, उन्हें आपने ग्रुपिंग की उनके तथ्यों की। तो आप बार बार उसे रीचेक कर सकते हैं कि क्या मैंने जो किया वो सही था। तो आप इसको देख लेंगे, सिंपल वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए, निष्कर्षतः सामान्यीकरण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह हमें तथ्यों पर जैसे वे दिखते हैं या जैसा समकालीन या बाद के लेखकों ने उनका वर्णन किया है संदेह प्रकट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वह पुराने तथ्यों की नई संभावित समझ प्रस्तावित करते हैं। वह पुष्टिकरण, खंडन और आगे विकास और विद्यमान विचारों के लिए नए विचार और विषय लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका रहा कि सामान्यीकरण की क्या भूमिका होती है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे सामान्यीकरण के स्रोत क्या हैं और अपनी क्षमता को आप कैसे सुधार सकते हैं, और उस पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।